हाँ जी, अब ऋतुचर्या डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हेमंत ऋतुचर्या पे। ठीक है, हेमंत ऋतु जो होती है वो काल स्वभाव से, इसमें पुरुष बलवान होता है। ठीक है, विसर्ग काल में अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा इसमें मधुर अम्ल लवण रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, मधुर अम्ल और लवण रस प्रधान। अब इनका सेवन क्यों करना चाहिए वो देख लेते हैं। शीत से अवरुद्ध होने के कारण शरीर की ऊष्मा जठराग्नि को बढ़ा देती है। ठीक है, और आहार का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, अगर आहार नहीं मिलेगा बॉडी को तो वो धातु को ही आहार के रूप में नष्ट करना चालू कर देगी। तो आहार के न मिलने पर अग्नि जो है वो वायु से प्रेरित होकर धातु का पाचन करने लग जाती है, जिससे शरीर जो है वो क्षीण होने लगता है, शरीर जो है कमजोर होने लग जाता है। इसलिए हमें मधुर अम्ल लवण रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रतिदिन वातग्न तेल से अभ्यंग करना है। ठीक है, वातग्न जो होते हैं यानी कि वात का नाश करने वाले, उन तेलों से अभ्यंग करना है यानी मालिश करनी है। सिर पैर के तलवों पर तेल से मर्दन करना है, सिर पर और पैर के तलवों पर। ठीक है, जो है तेल से मर्दन करना है। इसके बाद व्यायाम और बाहु युद्ध, ये अभ्यंग कर लिया, उसके बाद व्यायाम करते हैं तो व्यायाम और बाहु युद्ध करना है। इसके बाद कषाय प्रधान द्रव्यों से के कल्क से स्नेह को दूर करें, उसके पश्चात स्नान करें। मतलब कि अपन ने अभ्यंग जो किया था, तेल लगाया था शरीर पे, उसको हटाने के लिए कषाय प्रधान द्रव्यों का यूज करते हैं। कषाय प्रधान द्रव्यों के कल्क से उस स्नेह को दूर करते हैं, उसके पश्चात अपने को स्नान करना है। फिर स्नान के पश्चात सुगंधित द्रव्य जो होते हैं, जैसे अगरू है, कस्तूरी है, इनसे अनुलेपन करना है, मतलब इनको शरीर पे लगाना है, जिससे कि शरीर जो है वो सुगंधित रहे। इसके बाद अगरू का धूप लेवें। ये धूप क्या होता है? जलती हुई अग्नि पर ये अगरू वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक आता है वो सुगंधित आता है, और उसको शरीर से पास करते हैं ताकि शरीर जो है सुगंधित रहे। हाँ जी, अब देखते हैं हेमंत ऋतुचर्या में आहार और विहार। आहार में देखना है अपने को, देखो जितनी भी गुरु चीजें, जो कफ बढ़ाने वाली चीजें, उन चीजों का अपने को सेवन करना है, मतलब जो हैवी चीजें हैं, ठीक है, उनका सेवन करना है। तो जैसे क्या, स्नेह युक्त या मेधुर प्राणियों का मांस खाना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद गुड़ से बने मद्य, ये मद्य, सुरा, मदिरा, ये सब एल्कोहल के टाइप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है सारे एल्कोहल्स। ठीक है, तो गुड़ से बने मद्य, अब ये वो अल्कोहल नहीं है जो आजकल मतलब जो मिलता है मार्केट में। ठीक है, ये अल्कोहल जो है वो अलग तरीके से हेल्थ के बेनिफिट पे बनाए जाते थे। तो गुड़ से बने मद्य, अच्छे सुरा और मदिरा, इनका सेवन करना है। इसके बाद गोधूम, पीठी, माश, माश मतलब उड़द, या गन्ना, गन्ना जो होता है उसको इक्षु बोलते हैं, इक्षु या नया अन्न, इन सब चीजों का, ये सब जो है गुरु होते हैं स्वभाव में, इसलिए अपने को इनका सेवन करना है। गोधूम, पीठी, माश, गन्ना और नया अन्न। कोई भी नया, ये ध्यान रखना कि चाहे जैसे चावल है, गेहूं है, ये जब नया होता है तो कफवर्धक होता है। ठीक है, गुरु होता है, और जब पुराना हो जाता है तो वो लघु हो जाता है। इसलिए जो गेहूं वगैरह अपन यूज करते हैं वो एक आध साल पहले रखा जाता है, पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद अपने घरों में आता है ताकि वो तब तक लघु हो जाए। ठीक है, तो इस सीजन में अपने को नया अन्न यूज करना है। इसके बाद दूध से बने पदार्थ, ऑब्वियसली क्योंकि वो गुरु होंगे, तेल, वसा आदि, इन सब चीजों का अपने को आहार का सेवन करना है। इसके बाद उष्ण जल का उपयोग अधिक करना है, जो शीत ऋतु है क्योंकि, तो यहाँ पे उष्ण जल का उपयोग करना है। तो ये सारे गुरुता वाली चीजें हो गई और उष्ण जल हो गया। इसके बाद विहार पे आते हैं। तो विहार में क्या ध्यान रखना है? कंबल या ऊनी, मतलब कोई भी जो गर्म वस्त्र होते हैं, ठीक है, कंबल या ऊनी आदि वस्त्र बिछाकर रखें। ठीक है, क्योंकि फर्श जो है वो ठंडा होता है, तो गर्म वस्त्र उस पर बिछाकर रखें। गर्म और हल्के वस्त्र ओढ़कर सोएं। जब रात में सोएं तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं ओढ़ना चाहिए, गर्म हो और हल्के हो ऐसे वस्त्र ओढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल उठ के सूर्य की किरणों का सेवन करें। ठीक है, ठंड में सुबह सुबह जो है सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए, और जलते अंगारों से तब तक घर के निचले हिस्से में सोने से शीत जनित रोग नहीं होते। क्या बोल रहा है ये कि जो अंडरग्राउंड जो घर होते हैं, उसको जो अंडरग्राउंड लेवल होता है उसका, उसमें अगर अपन ने आग या ऐसा सब जला के रखा है, उसको गर्म करके रखा है, तो वहां पे ऑब्वियसली ठंड नहीं होगी, वहां पे गर्म रहेगा वो, तो शीत जनित रोग वहां पे नहीं होंगे। तो ये थी पूरी हेमंत ऋतुचर्या अभी तक की। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिशिर ऋतु। अब शिशिर ऋतु में क्या होता है? सेम हेमंत ऋतु जैसा ही है, बस ठंड जो है थोड़ी अधिक हो जाती है। तो शिशिर ऋतु में शीत और रुक्षता अधिक हो जाती है हेमंत के कंपेरिजन में। तो यही पूरी जो दिनचर्या था, इसमें शिशिर ऋतु में अलग से कुछ याद नहीं करना है, जो हेमंत ऋतुचर्या है इसी को फॉलो करना है, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमंत और शिशिर ऋतु खत्म हो जाती है। अब चलते हैं वसंत ऋतु पे। हाँ जी, अब चलते हैं अपन वसंत ऋतुचर्या पे। वसंत ऋतुचर्या में ध्यान रखने वाले पॉइंट क्या क्या है? शिशिर में संचित श्लेष्मा, मतलब कि शिशिर वसंत जो ठंड में श्लेष्मा संचित हुई थी। ठीक है, कफ में अपन ने पढ़ा था कि कफ जो है वो संचित काय में होती है? शिशिर में होती है। तो शिशिर में संचित श्लेष्मा सूर्य की किरणों से पिघलकर अग्नि को नष्ट करके रोगों को उत्पन्न करती है। ठीक है, श्लेष्मा जो है वो सूर्य से पिघल जाएगी और अग्नि को नष्ट करेगी, जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अतः शीघ्र कफ को निकालने का प्रयत्न करना है अपने को। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे? तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग करते हैं। कफ को निकालने के लिए
अब आहार विहार देख लेते हैं। आहार में क्या देखना है, लघु रुक्ष आहार, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना कफ बढ़ रहा है, तो कफ को कम करने के लिए लघु और रुक्ष आहार का यूज करना है अपने को। तो लघु और रुक्ष आहार लेना है। लघु और रुक्ष आहार में कौन सा, पुराना यव, अभी बताया था कि पुराना जो चावल या कोई भी धान्य होता है वो लघु होता है, तो पुराना यव लेना है। मधु, जांगल प्राणियों के मांस का शूल, ठीक है, ये लघु होता है। जांगल प्राणियों का मांस जो है वो लघु होता है। मेदुर प्राणियों का कफ बढ़ाएगा, तो जांगल प्राणियों के मांस का शूल। शूल मतलब कि जो वो नॉन वेजिटेरियन जो रहते हैं वो लोहे की रॉड में जो मांस को डाल के और भट्टी में वो सेकते हैं, वो वाला, उसको शूल बोला है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, मन प्रसन्न और हृदय को शक्ति देने वाली आसव, अरिष्ट, सीधु, मार्दक आदि का सेवन। ये सब क्या है, ये भी अल्कोहल के टाइप्स हैं। अलग अलग चीजों से जो अल्कोहल बनती है उसका अलग अलग नाम दिया है। तो आसव, अरिष्ट, सीधु, मार्दक आदि का सेवन करना है। इसके बाद पकाए हुए अदरक का जल, ठीक है। अदरक जो है उसको पहले पका लिया और फिर उसको जल में उबाला, वो वाला जल। तो पकाए हुए अदरक का जल, उष्ण जल और मधु मिश्रित जल का सेवन करना है, ठीक है। जल ये 3 टाइप से हो गया। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में क्या करना है, व्यायाम, उपन, पैरों पर मर्दन आदि कर्म, ठीक है। ये कर्म है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेंगे, सारे कर्म कफ को कम करेंगे, कफ का नाश करेंगे। इसके बाद क्या करना है, स्नान करना है, और स्नान के बाद सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन। ये जो बेसिक ये वाला विहार है ना, ये सेम रहेगा सब में। इसके बाद बुक में छोटी सी और चीज लिखी हुई है कि ऐसे वन जहाँ पे बहुत ज्यादा घने पेड़ हो, ठीक है, सूर्य की रोशनी नीचे तक ना आ रही हो, जहाँ आसपास पानी बह रहा हो, सुगंधित और खूब घने फूल लगे हो, ठीक है, अच्छी हवा चल रही हो, इस टाइप से बेसिकली अपने को ठंडा एनवायरनमेंट बताना है पुराने समय के हिसाब से, कि ऐसे जंगल जहाँ पे ठंडक हो। वो सारी चीजें आप एक बार रीडिंग मार लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जंगल में अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करना है, जिससे कि कफ शांत हो और मन में प्रसन्नता रहे। तो एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, निषेध। निषेध में मतलब कि क्या चीजें नहीं करनी है अपने को बसंत ऋतुचर्या में। गुरु और शीत पदार्थों का सेवन नहीं करना है, स्निग्ध, मधुर और अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, और दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि ये सभी चीजें जो है ये कफ की वृद्धि करती हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन ग्रीष्म ऋतुचर्या पे। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या ध्यान रखना है, सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण हो जाती हैं, पड़ चुके हैं। प्राणियों के बल का आदान हो जाता है, आदान काल में पड़ चुके हैं। जलयांश कम हो जाता है और बात जो है वो बढ़ जाती है। अब सीधे अपन चलते हैं आहार में, ठीक है। आहार में क्या क्या चीज लेनी है अपने को, शक्कर मिलाकर सत्तू चाट कर खाना है, ठीक है। सत्तू जो होता है गर्मियों में खाते हैं, उसे चबाकर नहीं खाना चाहिए, इसलिए लिखा है यहाँ पर चाट कर खाना है। इसके बाद शाले चावल को जांगल प्राणियों के मांसरस के साथ खाना है, ठीक है। मांसरस जो है वो थोड़ा सांद्र हो या गाढ़ा हो, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है रसाला, राग यानी रायता या खांडव। ये सब खाने पीने की चीजें हैं जो आपको नाम ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो रसाला, राग या खांडव। खांडव क्या होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु और कषाय, इन 5 रसों का घोल होता है खांडव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पानक या पंचसार, जो आंवले आदि से अम्लीकृत हो, ठीक है। पानक या पंचसार ये भी पीने की चीजें हैं जो कि आंवले से अम्लीकृत हो और मिट्टी के सकोरे में नारियल या केले के पत्ते से ढककर रखी गई हो, ठीक है, उसका बाद में सेवन करना है। इसके बाद पानी क्या दिया है कि जल कैसा पीना है, तो पाटला के पत्तों से सुगंधित और कर्पूर आदि से सुशीतल जल पीना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, भोजन के बाद रात में चंद्रमा और तारों से शीतल और शर्करा मिश्रित भैंस का दूध पिए। मतलब रात में छत वगैरह पे बैठकर जहाँ पे चंद्रमा और तारों की रोशनी उस तक पहुँच रही हो, उससे शीतल और शर्करा मिश्रित भैंस का दूध पिए। अब चलते हैं बिहार पे। अब देखो बिहार भी जो है थोड़ा सिमिलर से ही बताया गया है जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। अब देखो गर्मी है तो अपन खुद समझ सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है कि दिन में जो है बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, जैसे शाल, ताल, तमाल, इन सब के जो वृक्ष हैं इनके नीचे अपने को आश्रय लेना है, ठीक है। घने उपवन जहाँ सुगंधित पुष्प लगे हों, पानी बह रहा हो, ऐसी जगह पर रहना है, ठीक है। इसके अलावा कमल या नारियल के जो पत्ते होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, तो उन्हें गीला कर कर उससे हवा करनी है, जिससे कि पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें आए और ठंडी हवाएं, ठीक है। फिर रात्रि में चूने से पुते हुए जो घर थे, पहले चूने से पुताई होती थी, तो पहले जो चूने से पुते हुए घर हैं उसकी छत पर शयन करें। फिर स्नान के पश्चात जो है अनुलेपन करना है, हल्के रेशमी वस्त्र पहनने हैं, फूलों की माला धारण कर सकते हैं और मैथुन से विरत रहना है। ये चीज़ याद रखनी है, विरत मतलब कि वो नहीं करनी है वो चीज़, तो मैथुन से विरत रहना है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो ये हो गया बिहार। अब चलते हैं निषेध पे। हाँ जी, अब निषेध देख लेते हैं। देखो निषेध में अम्ल, लवण और कटु रस प्रधान जो आहार है उसका सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अम्ल, लवण, कटु रस जो है पित्त को बढ़ाएंगे, तो ये अपने को नहीं खाना है। इसके अलावा व्यायाम और आतप, क्योंकि बल वैसे ही क्षीण है तो व्यायाम नहीं करना है, और आतप सेवन भी नहीं करना है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती हैं। इसके बाद मद्यपान नहीं करना है, और अगर बहुत ज़्यादा ही आदत है और करना ही है तो मद्य में जो है मद्य को कम मात्रा में लेना है और उसमें अधिक जल मिलाकर पीना है उसे, ठीक है। इसके बाद अगर मद्यपान पीने से क्या होता है, अन्यथा शोष, शैथिल्य, दाह, मोह, ठीक है, ये सब चीजें जो है मद्यपान के कारण होने लग जाती हैं। तो ये थी पूरी ग्रीष्म ऋतुचर्या। अब चलते हैं वर्षा ऋतु पे।
जी, तो अब वर्षा ऋतु चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहला पॉइंट कि आदान काल में जो है शरीर दुर्बल और जठराग्नि मंद होने लग जाती है, ये अपने को पता है। और आकाश में जल से भरे बादल होने से, शीतल वायु के स्पर्श से, भूमि में उठी भाप से और आहार पाक अम्ल होने से, ये जो चार कारण दिए इनकी वजह से जो दोष हैं वो दूषित होने लगते हैं। तो इसके दोषों को सम अवस्था में रखने के लिए सामान्य आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये कारण हो गए और उसके लिए क्या करना है, ये हो गया कि सामान्य आहार विहार का सेवन करना है। इसके अलावा वमन और विरेचन से शोधन करके अस्थापन बस्ती लेना है। वमन विरेचन से शोधन करके अस्थापन बस्ती लेना है। ठीक है, ये चीज होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये जल का अम्ल विपाक कौन सी ऋतु में होता है, वर्षा में। ये अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है। इसके बाद अब चलते हैं आहार पे। आहार क्या लेना है, जिस दिन वर्षा हो रही हो स्पेसिफिकली उस दिन के लिए क्या करना है, अम्ल लवण रस युक्त आहार लेना है। स्निग्ध होना चाहिए वो, शुष्क और लघु होना चाहिए, दोनों एक ही हैं, शुष्क और लघु होना चाहिए। मधु युक्त भोजन करें, ठीक है, मतलब शहद का यूज करना है अपने को। ये हो गया जिस दिन वर्षा हो रही है। अब अलग से क्या देखना है अपने को, पुराना यव, मतलब पूरी वर्षा ऋतु में अपने को पुराना यव, क्योंकि वो लघु होता है, वो यूज करना है। मूंग आदि दाल का यूज, यूज मतलब वो सूप टाइप जो अपन ग्रेवी वाली सब्जी चीज बनाते हैं वो सब यूज में आ जाता है, तो मूंग आदि दाल का यूज। इसके बाद स्नेह शुंठी आदि से युक्त जांगल प्राणियों का मांस, ठीक है। स्नेह और शुंठी क्या करेंगे, पाचन में हेल्प करेंगे। इसके बाद पुराना मधु, पुराना अरिष्ट, ठीक है, इनका सेवन करना है। मस्तु, मस्तु क्या होता है ये आप आगे के चैप्टर में देखेंगे। मस्तु बेसिकली छाछ का एक टाइप समझ सकते हैं। तो सौवर्चल लवण या पंचकोल चूर्ण मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जल किस टाइप का लेना है, या तो अंतरिक्ष, या अंतरिक्ष जल मतलब जो आसमान से वर्षा के रूप में गिरता है, तो अंतरिक्ष या वर्षा का जल लेना है, या फिर कुएं का जल पीना है, या फिर पकाकर शीतल मतलब गर्म करके पहले उबाल के फिर शीतल करके वो जल पीना है। तो ये जल के स्पेसिफिकेशन हो गए। अब चलते हैं बिहार पे। ठीक है, बिहार में सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है, यात्रा जो है वो हाथी या घोड़े की सवारी पे करना है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में रोड वगैरह या इतना सब पक्के तो होते नहीं थे, तो पानी वगैरह भर जाता था, तो उसमें सांप या ऐसे कोई भी जहरीले कीट वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए हाथी या घोड़े की सवारी करें। इसके बाद स्नान जो है वो, ये प्रोसेस तो हमेशा सेम ही रहेगी, लगभग सारी ऋतुओं में सेम है कि स्नान करना है, फिर सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन करना है, और सुगंधित द्रव्यों से ही वस्त्रों में धूप देना है। ठीक है, धूप का मतलब बता दिया था पिछली वीडियो उसमें। इसके बाद घर के ऊपरी हिस्से में रहें। क्यों रहें, क्योंकि उससे क्या होगा, वहां पृथ्वी से निकलने वाली भाप नहीं आएगी, शीत नहीं लगेगी और वर्षा की फुहार भी नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद निषेध देख लेते हैं। निषेध क्या क्या है, नदियों का जल सेवन नहीं करना है, क्योंकि गंदगी वगैरह आ जाती है नदियों में, तो नदियों का जल नहीं पीना है। व्यायाम नहीं करना है, ठीक है, आतप सेवन नहीं करना है। इसके अलावा सत्तू का सेवन नहीं करना है, ठीक है, सत्तू नहीं खाना है वर्षा में। दिवा स्वप्न भी नहीं करना है, और पैदल यात्रा नहीं करनी है। तो ये पूरी जो है वर्षा ऋतु खत्म हो गई अपनी। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या में क्या ध्यान रखना है अपने को, शीत और वर्षा में जो पित्त संचित हुआ था वो शरद ऋतु में सूर्य के ताप से कुपित होने लग जाता है। ठीक है, कुपित होने से क्या होगा, इसलिए अपने को तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत, अब उस पित्त जो बढ़ेगा उसको शांत करने के लिए क्या सेवन करना है अपने को, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का सेवन करना है। विरेचन और रक्त मोक्षण, ये दोनों ही पित्त को शांत करते हैं, विरेचन और रक्त मोक्षण, तो इनका सेवन करना है। इसके अलावा आहार देख लेते हैं। आहार में मधुर, तिक्त और कषाय द्रव्यों का सेवन करना है, भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शाली चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, परवल, मधु आदि, ये सब क्या है, लघु और सुपाच्य द्रव्य जो होते हैं उनका सेवन करना है। इसके अलावा मांस खाने वालों को जांगल प्राणियों का मांस का सेवन करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जल कैसा पीना है, तो जल में यहाँ पे शरद ऋतुचर्या में वर्णन आता है हंसोदक का। अब इसे हंसोदक क्यों बोला, हंस और उदक, उदक का मतलब होता है जल, तो हंस के सेवन करने योग्य जो जल होता है उसे हंसोदक बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो हंस जो है वो शुद्ध जल का ही सेवन करता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, वह जल जो दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हो, मतलब सूर्य की किरणों से पड़ी हो, चंद्रमा की किरणें पड़ी हो, और अगस्त्य नक्षत्र से निर्विष हो। ठीक है, अगस्त्य एक तारा होता है, तो उस नक्षत्र में आने से निर्विष हो। ऐसे शुद्ध मल रहित या निर्मल दोषनाशक जल को हंसोदक कहते हैं। ठीक है, ये हंसोदक की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये एक तो आपको पढ़ने में तो हेल्प मिलेगी, इससे नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने, कैसे बड़ी सारी चीज़ों को शॉर्ट्स में लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अमृत समान होता है। ठीक है, ये जो है ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसकी क्या विशेषता है, ये अमृत समान होता है, अभिसंधि और रुक्ष नहीं होता है। ठीक है, अभिसंधि मतलब कफ को बढ़ाने वाले, और रुक्ष मतलब वात को बढ़ाने वाले, तो अभिसंधि और रुक्ष नहीं होता है। ये हो गया हंसोदक। अब चलते हैं बिहार पे। हाँ जी, तो बिहार में क्या आता है, बिहार में वही जो स्नान वाला जो पॉइंट है अपन ने सभी में देखा है वो इसमें भी आ जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे एलेबोरेट नहीं किया है। नेक्स्ट, रात्रि में चांद की चांदनी का सेवन करना चाहिए, मतलब छत वगैरह पर बैठ के रात में चांद के नीचे उस चांदनी का सेवन करना है।
इसके बाद निषेध क्या क्या है, ओस, जो सुबह सुबह ओस आती है उस वो नहीं, उसमें मतलब नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्षार का मतलब होता है बेस, जो एसिड बेस होता है ना, तो बेस से जो नेचर वाली चीज़ है वो नहीं खानी है। तृप्ति पर्यंत भोजन मतलब पूरा पेट भर के भोजन नहीं करना है। दधी, तेल, वसा, तीक्ष्ण मध्य, उसका सेवन नहीं करना है। इसके बाद आतप सेवन नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है। फिर पूर्व दिशा में बहने वाली वायु जो है उसका भी सेवन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है दोष को बढ़ाएंगी, ये नहीं करना है। अब ये यहाँ तक जो है अपनी शरद ऋतुचर्या खत्म हो जाती है, ठीक है। तो या इसके पहले तक जितना भी था ऋतुचर्या वो सब पूरा खत्म हो चुका है। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचता है ऋतु संधि। अब ऋतु संधि क्या होता है, वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और आगामी ऋतु का प्रथम सप्ताह, मतलब जो भी ऋतुचर्या अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसका आखिरी सप्ताह और आने वाली ऋतु का जो प्रथम सप्ताह है, ये 14 दिन का जो समय है इसे ऋतु संधि बोलते हैं, ठीक है। दो ऋतु संधि मतलब होता है जॉइंट, जोड़ बीच का, तो दो ऋतु के बीच की संधि जो है उसे ऋतु संधि बोला है। इसमें क्या करना है, वर्तमान ऋतुचर्या को धीरे धीरे त्याग करना है और आगामी ऋतुचर्या का धीरे धीरे प्रारंभ करना है। क्यों, क्योंकि अगर सहसा त्याग करेंगे, मतलब तुरंत अगर वो चेंज करेंगे कि भाई ये ऋतु आज खत्म हुई, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट डे अगली ऋतुचर्या फॉलो कर दी, तो सहसा त्याग से असात्म्य जन्य रोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी कुछ चीज़ों के लिए साथ में हो जाती है, अपन बहुत टाइम से एक ही टाइप का खाना खा रहे थे, अब अगर वो एकदम से चेंज करते हैं तो असात्म्य जन्य मतलब कि बॉडी के लिए वो साथ में नहीं है, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी आपकी ऋतुचर्या जो है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।